Hello, good evening, dear all of you. वेलकम टू द एजुकेशनल रिच। आपका द एजुकेशनल रिच चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज की हमारी क्लासेस होगी नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़ सकें। आज का जो टॉपिक है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का है और मैं वो सारे एमसीक्यू लेके आया हूँ जो कहीं ना कहीं, चाहे वो एम्स हो, पीजीआई हो, पीजीआई के साथ आरएमएल का पेपर हो, आयोग का पेपर हो, डीएसएसबी भी हो, जिसमें रिपीटेड क्वेश्चंस नर्सिंग मैनेजमेंट के आते हैं। मैं चाहूँगा, आपको कोशिश करूँगा 4 से 5 क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूँगा आपको। अगर आपने कम्प्लीटली मेरे इस वीडियो को देख लिया, इसके साथ साथ मैं 4-5 वीडियो और बनाऊँगा नर्सिंग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा और इसी से मैक्सिमम एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि केजीएमयू का पेपर में भी पॉसिबिलिटी कि अगस्त के लास्ट महीने तक पेपर हो जाएगा और उसमें से नर्सिंग मैनेजमेंट में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं और मैं चाहूँगा कि आप वो 1-2 क्वेश्चन सही करो और 100% अगर आपने इस वीडियो को देखा अच्छे से तो आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए बिना देरी करते हुए फर्स्ट एमसीक्यू की ओर आपको ले जाता हूँ। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने डियर, द कंपोनेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा जाता है। फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, द कंपोनेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। साथियों बताइए इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो एडमिनिस्ट्रेशन का देखने को मिलता है, जो कंपोनेंट है एडमिनिस्ट्रेशन का देखने को मिलता है। तो देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत डिफरेंट देखने को मिलता है। भी अगर मैं बात करूं आपसे कि मैनेजमेंट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो दोनों में अंतर है। जो मैनेजमेंट होता है वो वर्क करवाता है, समझ रहे हो, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पॉलिसी बनाता है, बजट बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और वर्कर द्वारा जो काम किया गया उसका इवैल्यूएशन करता है, समझ रहे हो। वो सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। और जो हम लोग किसी से काम करवाते हैं, किसी को मैनेज करते हैं, वो मैनेजमेंट कहलाता है। देखिए, जो मैनेजमेंट है ना, वो छोटे संस्थान, बड़े संस्थान सब जगह मिलता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ी पॉलिसी जहाँ पे बनती है उसी को हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है डियर, वो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, आपके अंदर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। बजट, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। इवैल्यूएशन ऑफ रिपोर्ट, किसी वर्कर के द्वारा, मान लीजिए कि आप एक बड़ी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और आपका क्या फंक्शन है, क्या आपने वर्क किया, वहाँ का जो पॉलिसी मेकर होता है उसको इवैल्यूएट करता है कि आपके द्वारा जो पेशेंट को केयर दी गई वो अच्छी है कि नहीं। तो ये सब किसके अंदर आता है डियर? ये सब आता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा डियर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए, एक एमसीक्यू मैंने पहले ही छोड़ दिया था, उसको आपको करवाता हूँ। विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोला गया कि इसमें से कौन सा फंक्शन है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं आता है। समझ रहे हो साथियों, क्या पूछा गया? विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें से एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा फंक्शन नहीं है? देखिए, बात करते हैं बेटा। पहला ए नंबर बात करते हैं, ए नंबर। तो ए नंबर में क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन मतलब होता है किसी भी, जो आपने किसी को प्लान किया है ना, वो प्लान करने के बाद आप उसमें कैसे वर्क करते हो उसको हम लोग एग्जीक्यूट बोलते हैं। तो एजुकेशन के बारे में। दूसरा दिया प्लानिंग, बिल्कुल ये भी बेटा एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, समझ रहे हो। सी नंबर पॉलिसी मेकिंग, अरे तो 100% एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। और डी नंबर क्या है? रिक्रिएशन। बेटा रिक्रिएशन जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डी नंबर। तो ये सारे आंसर आपके नहीं होंगे क्योंकि सारे किसके पार्ट हैं? याद रखिएगा, सारे ही एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं। चाहे वो एग्जीक्यूशन हो, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे पॉलिसी मेकिंग हो, ये सब एक एडमिनिस्ट्रेशन करता है। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, वो अपने हॉस्पिटल कैसी पॉलिसी बना रहा है ना, वो सब हॉस्पिटल की पॉलिसी के अंदर आएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही होता है प्लानिंग करना,
प्लानिंग की हो तो आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, पॉलिसी बनाओगे। ये सब फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन रिक्रिएशन जो है इसका पार्ट नहीं है, इसलिए इसके अंदर जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी नंबर। चलिए बढ़ते रहिए नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। देखिए पढ़िए और सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर डेवलप्ड इन। जो पॉलिसीज होती है ना, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज के अंदर हो, उस पॉलिसीज को और प्रोसीजर को किस किस फेस में डेवलप किया जाता है? तो इसके अंदर देखिए 4 फेसेस है डियर। कितने फेसेस है? 4 फेस है, समझ रहे हो? पहला फेस है बेटा ऑर्गेनाइजिंग फेस, है ना, आप क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हो। दूसरा है प्लानिंग फेस, तीसरा है कंट्रोलिंग फेस, और डी नंबर है डायरेक्टिंग फेस। तो जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर होता है किस फेज के अंदर आता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। चलिए देखिए, जो ऑर्गेनाइजिंग फेस होता है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग फेस का मतलब होता है कि जो पॉलिसी आपने बना लिया है, समझ रहे हो, पॉलिसी आपने बना लिया है, अब उसको क्या कर रहे हो? आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। जैसा आपके यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है, तो जब फंक्शन आप उस दिन कर रहे हो उसको कैसे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो जो पॉलिसी आप बनाते हो तो ये ऑर्गेनाइजेशन में तो जाएगा नहीं भाई, पॉलिसी पहले बना लोगे तब आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है प्लानिंग फेस। जी मैं आपको बता रहा हूँ करेक्ट आंसर यही है प्लानिंग फेस, क्योंकि जो भी पॉलिसीज होती है, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, पहले उसको हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं, पहले उसको प्लान करते हैं, समझ रहे हो? किस फेस में? प्लानिंग फेस में कोई भी पॉलिसीज बनाते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज के अंदर हो। जब भी हम किसी पेशेंट की केयर करते हैं, मान लीजिए पेशेंट को फीवर है, तो पेशेंट के फीवर को रिड्यूस करने के लिए हम प्लान करते हैं कि हम इसको कोल्ड स्पंजी दे दें, इसको पैरासीटामोल दे दें। तो सब प्लानिंग फेस में तो हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, है ना, उसके अंदर हम प्रोसीजर के लिए प्लानिंग बनाते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा क्या जाएगा? वी नंबर। देखिए कंट्रोलिंग फेस से, कंट्रोलिंग फेस भी आपका बेटा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो? डायरेक्टिंग फेस का मतलब होता है आप किसी को डायरेक्ट कर रहे हो, मतलब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो। जी हाँ, पॉलिसी जो है एक कभी भी डायरेक्टिंग फेस के अंदर नहीं आता। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एम्स के अंदर आया हुआ पेपर है, एम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये एम्स 2019 में आया हुआ है। मैं रिपीटेड क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, समझ रहे हो? आपको मैं रिपीटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो ये एम्स के अंदर आया हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है। चलिए, आपने इसका सही जवाब दिया। अगर आपको जवाब नहीं पता था तो आपको जवाब मिल गया है कि जो पॉलिसी और प्रोसीजर होते हैं हम इसको प्लानिंग फेज के अंदर डेवलप करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू को डियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। मैं आपको बता दूं, मैं जितने भी एमसीक्यू आज लेके आया हूं ना, 15 एमसीक्यू लाया हूं, सब रिपीटेड हैं। वो या तो एमसी के अंदर आया है या तो पीजीआई के अंदर आया है। मैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आप ये सोच लीजिए कि जो भी क्वेश्चन आप आज पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आना ही आना है। अरे कोई एग्जाम में तो आएगा भाई, अगर केजीएमयू में नहीं आता तो भी बीएचयू की वैकेंसी आ रही है, समझ रहे हो, उसके अंदर आएगा, तो आना तो इसको है ही है। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है और ध्यान भी लगाना है आपको कि ये क्यों होगा। मैं आपको सारा कंसेप्ट भी इसके अंदर बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन पढ़िए, द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को मैनेज करते हैं ना, तो उसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या आता है? आप भी किसी, मान लीजिए कि आप अपना घर बनवा रहे हो, समझ रहे हो, तो आप घर बनवाने से पहले क्या करते हो, है ना, उसके बारे में पूछा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया हो बेटा कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, है ना, तो क्या आप कोऑर्डिनेट करते हो। दूसरा दिया कंट्रोलिंग, क्या आप कंट्रोलिंग करते हो। सी ऑप्शन है प्लानिंग, क्या आप प्लानिंग करते हो। डी है कमांडिंग, क्या आप कमांडिंग करते हो। तो याद रखिएगा बेटा, जो मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप्स होता है ना, उसका नाम होता है प्लानिंग। याद रखिएगा क्या होता है? प्लानिंग। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा क्या जाएगा आपका? सी ऑप्शन जाएगा, प्लानिंग। जब भी मैनेजमेंट में कोई भी पार्ट आता है, आप किसी भी बारे में सोचते हो ना, तो उसके बारे में क्या करते हो? आप प्लान करते हो। अगर आप अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप प्लान कर रहे हो कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो जब भी आप कुछ मैनेज करते हो तो पहले आप प्लान करते हो, समझ रहे हो। तो प्लान, जो मैनेजमेंट है उसका फर्स्ट स्टेप ही होता है क्या करना? प्लान करना। इसको लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको करवा भी रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? प्लानिंग। दूसरा क्या होगा बेटा? दूसरा तो ऑर्गेनाइजेशन होगा ना, समझ रहे हो। प्लान आप किसके लिए कर रहे हो? ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो। तो दूसरा आप स्टेप समझ सकते हो, दूसरा स्टेप हो सकता है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या लाओगे बेटा? आप उसके लिए फिर स्टाफ लाओगे, समझ रहे हो। तो ऐसे धीरे धीरे आपके जो करेक्ट आंसर होते चले जाएंगे। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो क्या है? सी ऑप्शन, मतलब
मैनेजमेंट का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसका नाम बेटा प्लानिंग। याद रखिए क्या होता है, प्लानिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए बेटा, इसको सही जवाब दीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट टू फिल द पर्पज फॉर विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज इस्टेब्लिश इज नोन एज। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पूछा है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कोई संस्थान बनाते हैं, तो पहले तो भैया प्लानिंग करते हैं ना। क्या करते हैं हम लोग, प्लानिंग करते हैं। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या जाएगा, देखिए ए में क्या दिया हुआ है, स्टाफिंग। जी नहीं, पहले स्टाफिंग नहीं करेंगे। अरे आपने हॉस्पिटल पहले खोला तो पहले आप प्लान करोगे ना। बजटिंग, जी हाँ, पैसा बाद में बनाएंगे, बजट तो इसका हिस्सा है लेकिन बाद का हिस्सा, पहले आप प्लान करोगे ना। जब आप कोई गाड़ी लेने जाते हो तो पहले आप प्लान करते हो कि भाई गाड़ी 1 लाख रुपए की मिलेगी, तो उस हिसाब से आप बजट बनाते हो। इसलिए बी ऑप्शन भी इसके अंदर क्या है, गलत है। सी ऑप्शन, जी प्लानिंग करते हो आप, सी ऑप्शन इसके अंदर भी सही है। ऑर्गेनाइजिंग, हाँ ऑर्गेनाइजेशन दूसरा स्टेप होता है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, प्लानिंग। जब भी आप कोई काम करने जाते हो, चाहे वो पेशेंट की केयर हो, चाहे आप टीचिंग, मतलब आप नर्सिंग कॉलेज में पढ़ा रहे हो ना, तब भी आप प्लान करते हो कि आज क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब प्लान करते हो। इसलिए मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, प्लानिंग होता है। आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें पूछा है कि इसमें सारे ही एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स हैं, सब प्रिंसिपल्स हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके एक्सेप्ट लगा हुआ है। तो उसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा स्टेप है। यूनिटी ऑफ कमांड, पहला है यूनिटी ऑफ कमांड। बिल्कुल बेटा, ये प्रिंसिपल का पार्ट है, यूनिटी ऑफ कमांड ये प्रिंसिपल का पार्ट है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का ये प्रिंसिपल का पार्ट ही पार्ट है, क्योंकि जब भी हम किसी संस्थान में काम करते हैं ना, तो सारे लोगों का जो कमांड होता है ना एक तरफ होता है, मतलब एक उसके अंदर सुपीरियर होता है, उसके हाथों में कमांड होती थी। यूनिटी ऑफ कमांड होता है इसके अंदर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बिल्कुल बेटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी होता है, समझ रहे हो। स्केलर चैन ऑफ कमांड, हाँ स्केलर चैन ऑफ कमांड भी वहां पे देखने को मिलता है। जब भी आप किसी संस्थान में काम करते हो तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, वहां का एक मैनेजर होगा, मैनेजर से आप उसका सब मैनेजर होगा, फिर वहां का वर्कर होगा, तो वहां पे चैन बनी होती है, समझ रहे हो, तो भी देखने को मिलता है। डी ऑप्शन है यूनिटी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। याद रखिएगा बेटा, इसमें जो बिहेवियर होता है वो कभी भी यूनिटी कलेक्टर बिहेवियर देखने को नहीं मिलता। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डी नंबर, क्योंकि एक्सेप्ट करके पूछा था। तो जो यूनिटी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर है ये प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है, बाकी तीनों पार्ट थे, इसलिए जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डी नंबर। चलिए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। एमसीक्यू पढ़िए और जवाब दीजिए और सिलेक्शन लीजिए, समझ रहे हो। आपको अच्छे से पढ़ना है, जवाब देना है, सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन आपको छीनना है, और छीनोगे तब जब आप पढ़ोगे, और पढ़ोगे तब आप जब आप लर्निंग करोगे, समझ रहे हो। तो जिसकी जितनी लर्निंग उतनी उसकी अर्निंग, इसलिए आप लर्न करो, जितना हो सके उतना लर्न करो, जहां से हो सके वहां से लर्न करो, लेकिन क्वालिटेटिव क्लासेस पढ़ो, समझ रहे हो। चलिए बढ़ते बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़िए और सही जवाब दीजिए। इन एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज एसेंशियल बिकॉज, ओहो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बोला गया है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रिंसिपल में जो वर्क को डिवाइड किया जाता है वो एसेंशियल क्यों है, समझ रहे हो। मतलब किसी भी कॉलेज में, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, तो वहाँ पे बोल रहा है कि जितने भी वहाँ पे वर्कर है ना, उनका काम अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है ना। सारे वर्कर का वहाँ पे काम डिवाइड अलग अलग कर दिया गया है। देखिए प्रिंसिपल भी वहाँ की वर्कर है ना, वहाँ के जो क्या बोलते हैं वाइस प्रिंसिपल वो भी वर्कर है, जो वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर है वो भी वर्कर है, वहाँ के ट्यूटर वो भी वर्कर है, लेकिन उनका काम अलग अलग क्यों 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 डिवाइड किया गया, क्या पर्पज है, क्यों एसेंशियल है कि सबका काम को अलग अलग बताया गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन पढ़िए, वर्क डू नॉट लाइक इंटरफेयर, क्या ऐसा है कि किसी के वर्क में कोई आप इंटरफेयर ना करो। दूसरा दिया इट प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन, क्या आपको इससे जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं होता। अरे आप अगर आपके ऊपर कोई सुपीरियर प्रिंसिपल है तो आपका भी तो मन होता है भाई मैं प्रिंसिपल बन जाऊं, तो आप अपने क्या जॉब से कभी सेटिस्फेक्शन होते हैं। या तो जो प्रिंसिपल होता है वो तो चाहता मैं कॉलेज का मालिक बन जाऊं, तो जॉब में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, गलत आंसर है, ये भी गलत आंसर है, समझ रहे हो। फिर दिया है एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट डू
ऑल वर्क बाय हिमसेल्फ, बोल रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे वर्क खुद नहीं कर सकता, इसलिए फंक्शन बांटा गया है। ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन दिया है टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपका करेक्ट आंसर है, टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। अब देखिए मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं कि ये आंसर क्यों होगा। अगर आप एक किसी हॉस्पिटल के स्टाफ नर्स हो, समझ रहे हो, तो आपके ऊपर एक सुपीरियर होगा ना, जो आपका सीएनओ होगा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, जो आपके ऊपर कमांड करेगा, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा, जो वर्क का ओवरलैपिंग है ना, ओवरलैपिंग नहीं होगा। मान लीजिए कि स्वीपर है ना, स्वीपर का काम क्या है, झाड़ू लगाना, है ना, वो झाड़ू लगा रहा है। अब अगर काम को डिवाइड नहीं किया जाता तो आप नर्सों आप भी आके झाड़ू लगा देते, तो काम ओवरलैपिंग हो जाता कि नहीं हो जाता, समझ रहे हो। इसीलिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वर्क को अलग अलग डिवाइड किया गया है, जॉब को अलग अलग बताया गया है कि आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, आपका काम क्या है। जब आपको अपने काम के बारे में पता चल जाएगा तो वहां पे ओवरलैपिंग वर्क नहीं होगा। तो टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ वर्क के लिए इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क करने का काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, सही जवाब दीजिए। द मैनेजमेंट थ्योरिस्ट डेवलप इन द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओहो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा गया है कि जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, जो 40 थ्योरी है, किसके द्वारा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है। तो देखिए पहला ऑप्शन है हेनरी फायोल, क्या हेनरी फायोल के द्वारा दी गई है। बी नंबर है मैक्स वेबर, सी नंबर है फ्रेडरिक टेलर और डी नंबर है मैरी फोलेट, है ना। तो ये जो 14 प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, किसके द्वारा दिया गया है, तो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, दिया गया हेनरी फायोल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, हेनरी फायोल के द्वारा दिया गया है। और इसको आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। आपको आंख बंद करना है और बता देना भी है, तो दी गई है हेनरी फायोल के द्वारा। अरे किसके द्वारा, हेनरी फायोल के द्वारा दी गई है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। चलिए पढ़िए और सही जवाब दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर करो, इसका आंसर करके मुझे बताओ द फेमस 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वेयर फर्स्ट डिफाइंड, किसने फर्स्ट बार जो 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं किसने डिफाइन किया था। अभी मैंने आपको प्रीवियस बताया था। मुझे उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दोगे। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट में दो। इसका आंसर क्या होगा, क्या एल्टन माए होगा, है ना, या एडम स्मिथ होगा, या हेनरी फायोल होगा, या जेम्स वाट होगा। बताइए बेटा, जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। अरे अभी आपने पढ़ा है, इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, हेनरी फायोल। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, हेनरी फायोल इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, हेनरी फायोल के द्वारा दिया गया। समझ रहे हो। चलिए बढ़िए नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। अरे फिर से वही क्वेश्चन आ गया है जो अभी मैंने आपको रिपीट किया था। चलिए इसको नहीं करवाता हूँ, नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। सही जवाब दीजिए। क्या पूछा है, Which among the following statement about administration, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा गया है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करता है। समझ रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करता है। अभी आपको मैंने बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है। चलिए पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर पॉलिसीज, क्या वो मेजर पॉलिसी को डिटर्मिनेशन करते हैं। दूसरा है कंसर्न विद डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन इफर्ट एट द ऑपरेशनल लेवल। सी ऑप्शन है अप्लीकेबल एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डी ऑप्शन है मेन फोकस ऑन गेटिंग द वर्क डन। तो इसमें से क्या पूछा है बेटा कि कौन सा स्टेटमेंट है जो एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करता है। तो आपको बता दूं एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है किसी पॉलिसी को बनाना, और अगर पॉलिसी बनाया है तो पॉलिसी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसका डिटर्मिनेशन कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे WHO एक बड़ी संस्था है, जब भी कोई पॉलिसीज बनाता है ना, तो उसको जब लागू करता है तो उसका एनालिसिस भी कौन करेगा, WHO करेगा, है ना। समझ रहे हो।
तो हमें पता ना कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है। अरे एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही होता है पॉलिसी बनाना, और अगर वो पॉलिसी बनाएगा तो उसकी पॉलिसी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही, इसको कौन डिटर्मिनेशन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर चला जाएगा। समझ रहे हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर पढ़िए बेटा, सही जवाब दीजिए इसका। समझ रहे हो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। accomplishment of define objective and getting the work done is known as। ओहो, मतलब किसी संस्थान में जो वर्क किसके द्वारा करवाया जाता है, मेन ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किसके द्वारा किया जाता है। समझ रहे हो। देखिए हमें पता है कि जब भी कोई पॉलिसी बनाते हैं ना, उसको करवाने के लिए हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मैनेजमेंट बनाते हैं। और मैनेजमेंट का काम क्या होता है, किसी काम को करवाना। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मैनेजमेंट, मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन, द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू एंड विथ पीपल इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप इज कॉल्ड। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, पढ़िए इसको सही जवाब दीजिए कि जो आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क, मतलब हम किसी से जब काम करवाते हैं ना, तो एक वो भी एक प्रकार का क्या है, आर्ट है। समझ रहे हो। जब भी आप किसी को कोई काम बोलते हो और वो काम कर दे रहा है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का आर्ट है। तो ये आर्ट के बारे में पूछा हुआ है कि आर्ट का काम कौन करवाता है, या फंक्शन जो वर्क है किसके द्वारा करवाया जाता है। समझ रहे हो। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो वर्क होता है वो किसके द्वारा करवाया जाता है, मैनेजमेंट के द्वारा करवाया जाता है। तो डी ऑप्शन क्या होगा, इसके अंदर करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। पढ़िए डियर नेक्स्ट एमसीक्यू और इसका सही जवाब दीजिए, इसका सही जवाब दीजिए। समझ रहे हो क्या क्वेश्चन, मैनेजमेंट रिलेटेड है ना। तो मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, क्या होगा इसके अंदर, मैनेजमेंट रिलेटेड। तो मैनेजमेंट क्या करता है, गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम द स्टाफ। दूसरा है फॉर्मिंग पॉलिसी एंड प्लान, बेटा ये तो करता है नहीं, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना। एग्जीक्यूटिंग द वर्क डिलीगेशन बाय सुपीरियर, नो नो नो, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन करता है। लाइन अथॉरिटी, ये भी किसके पास होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है। हाँ, मैनेजमेंट का काम क्या है, गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम द स्टाफ, वो सिर्फ स्टाफ से क्या करवाता है, काम करवाता है। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सही होगा, ए नंबर। क्या होगा बेटा, ए नंबर आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, when the effort of people are coordinated to achieve the desired goal is known as। हो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, when the effort people are according to the achieve the desired goal, मतलब एक पीपुल है ना, और वो अकॉर्डिंग टू गोल के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने वर्क को ये अचीव करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। समझ रहे हो। तो देखिए जब भी हम कोई गोल बनाते हैं ना, तो गोल बनाने के साथ जब उसको अचीव करते हैं तो कौन करवाता है बेटा, मैनेजमेंट करवाता है। कौन करवाता है, मैनेजमेंट करवाता है। अरे कौन करवाता है, मैनेजमेंट करवाता है। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऐसे डियर आपको मैं और सारे एमसीक्यू करवाऊंगा, और वो एमसीक्यू आपके नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो, जिससे मैं आपको ऐसी वीडियो बना के देता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।